हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा MHD 3 यानी एम में हिंदी का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कोड है MHD 3। उपन्यास एवं कहानियां सब्जेक्ट का नाम है। इसके यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। वन शॉट वीडियो होगा, एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, इग्नू स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। PYQ के भी क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने, तो बहुत ध्यान से आपको देखना है। MHD 2 भी मैंने बना दिया था ऑलरेडी, आई होप आप उसको देख चुके होंगे, आपका पेपर भी बहुत अच्छा गया होगा। अब आज MHD 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी, एकलव्य इग्नू, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि गोदान की गाय होरी की अपूर्ण आकांक्षा का प्रतीक है और उपन्यास की कथात्मकता को संयोजित करने के उपादान है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो गोदान हमारा उपन्यास है जो कि प्रेमचंद के द्वारा रचित है, उसमें जो गाय होती है वो होरी की अपूर्ण आकांक्षा होती है, यानी एक ऐसी उसकी इच्छा होती है जो शायद पूर्ण ना हो पाए। ठीक है, तो हालांकि उसे गाय मिल तो जाती है, लेकिन उस गाय के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, यानी उस गाय का कर्ज चुकाने के लिए, क्योंकि जिससे वो गाय लेता है उसको पैसे भी देने होते हैं, उस पैसे को देने के लिए वो बेचारा पूरा जीवन अपना बिता देता है। ठीक है, तो चलिए समझेंगे इसे। तो देखिए, गोदान जो है वो बहुत ही अच्छा उपन्यास है। वैसे तो उपन्यास सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन गोदान जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। आप जीवन में एक बार कम से कम इस उपन्यास को जरूर पढ़ना। अभी तो आप एग्जाम के लिए देख रहे हो, लेकिन बाद में आप इसको टाइम निकाल के पढ़ना। ठीक है, तो देखिए, प्रेमचंद ने गोदान लिखा है। ये हिंदी साहित्य की यानी हिंदी लिटरेचर में सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेस्ट यथार्थवादी उपन्यास है। ठीक है, यानी रियलिटी पे, जो हमारे जो गांव के किसान होते हैं, जो दलित किसान होते हैं, उनके जीवन पे ये लिखा गया है। ठीक है, ये केवल एक किसान की कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय किसान का जो आर्थिक और सामाजिक और जो सांस्कृतिक जीवन है उसका चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो आपको गोदान अच्छे से समझना है। तो गोदान में अगर आप देखोगे, ये उपन्यास जो है, इसमें गाय गाय को केवल एक पशु नहीं माना गया, बल्कि होरी के जीवन भर की अधूरी रह जाने वाली इच्छा के रूप में देखा गया है। ठीक है, यानी कि जो होरी है, इस उपन्यास का सबसे मेन कैरेक्टर है होरी, जिसका एक संघर्ष भरा जीवन दिखाया गया है। उसमें गाय उसकी इच्छा होती है, यानी वो चाहता है कि मेरे घर पे एक गाय हो। ठीक है, उस गाय के लिए ही उसकी पूरी जिंदगी बीत जाती है। वो पूरी स्टोरी आपको यहाँ देखने को मिलती है। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा है गाय, धार्मिक आस्था है, क्योंकि वो धार्मिक रूप से भी उसको माता की तरह मानता है। किसान जो है वो किसान जीवन की त्रासदी का प्रतीक बन जाती है ये। साथ ही गाय से जुड़ी घटनाएं जो है पूरे उपन्यास की कथा को आगे बढ़ाती हैं और विभिन्न पात्रों और प्रसंगों को एक सूत्र में बांधने का काम करती हैं। तो ये गोदान बहुत महत्वपूर्ण रचना है प्रेमचंद की। अब गाय होरी के सबसे बड़ी जीवन आकांक्षा का प्रतीक है, इसको समझते हैं। तो होरी क्या है? एक साधारण किसान है, एक गरीब किसान है। इसकी सबसे बड़ी जो इच्छा है वो अपने यहाँ पर एक गाय रखने की है। ठीक है, उसकी पत्नी जो कि धनिया होती है, उसकी पत्नी का नाम है धनिया, वो हमेशा मतलब कहती है कि गाय कहाँ से लाएंगे, कहाँ से पैसा देंगे, लेकिन उसकी इच्छा होती है कि वो अपने आंगन में एक गाय रखना चाहता है। ठीक है, उसके लिए गाय केवल दूध देने वाला पशु नहीं है, बल्कि सम्मान, यानी अपने आंगन में गाय होने का मतलब है ये एक सम्मान, क्योंकि गाँव में जिसके पास गाय होती है उसको बहुत सम्मान से देखा जाता है। ठीक है, सम्मान, सुख और किसान होने की पहचान है। हालांकि उसके पास बैल तो हैं जो कि उसकी खेती में उसका साथ देते हैं, लेकिन उसके पास कोई गाय नहीं है। फिर वो गरीबी, कर्ज और कठिनाइयों के बावजूद गाय प्राप्त करने का सपना देखता है, यानी उसके पास पैसा नहीं है, बहुत गरीबी वाली स्थिति में है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा सपना देख लेता है जो बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। ठीक है, यानी गाय पालने का। यही सपना उसके जीवन को एक दिशा देता है और इसी सपने के लिए वो जीता है और इसी सपने के लिए वो मर जाता है। ठीक है, गाय की यही लालसा जो है होरी के जीवन की सबसे बड़ी स्वप्न है, यानी वो गाय को अपने आंगन में लाना चाहता है, पालना चाहता है। वो उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न होता है। ठीक है, उसकी मतलब एक एम होता है कि मेरे आंगन में गाय होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, गाय भारतीय किसान की सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बताया गया है, यानी ग्रामीण समाज में गाय जो है वो संपन्नता को दिखाती है, सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। होरी क्या चाहता है? होरी चाहता है कि उसके द्वार पर, उसके आंगन में एक गाय हो। ठीक है, ताकि समाज में उसकी एक प्रतिष्ठा बने। और उसके लिए गाय किसान की पहचान है। ठीक है, वो गाय को किसान की पहचान के रूप में भी देखता है। इसलिए वो आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद, इतनी ज्यादा उसके सामने आर्थिक समस्या उसके बावजूद, गाय खरीदने का रिस्क लेता है, यानी जोखिम उठाता है। अगला पॉइंट है, गाय धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विश्वास का प्रतीक है, यानी भारतीय समाज में गाय जो है इसका धार्मिक महत्व भी बहुत होता है। होरी भी धार्मिक मान्यताओं से प्रभावित है। जीवन के अंत में उसकी जो इच्छा होती है वो गाय से जुड़ी रहती है, वो गाय की ही बातें करता है, लेकिन विडंबना ये होती है कि वास्तविक गाय का दान वो नहीं कर पाता, यानी गोदान नहीं कर पाता है। ठीक है, और
धनिया जो है यानी उसकी पत्नी जो है धनिया, वो कुछ रुपए देकर प्रतीकात्मक गोदान करती है। अब क्या होता है कि जब वो मर जाता है होरी, तो क्या होता है उसकी कहा जाता है, उसे पंडित जी कहते हैं कि आप गोदान करो यानी गाय को दान करो। अब गाय उनके लिए सब कुछ है, वो दान नहीं कर सकते क्योंकि भाई उनका बच्चा भी उसी के दूध से पल रहा है, और कहीं ना कहीं वो नहीं दान कर पाती, तो वो प्रतीक कुछ रुपए देके प्रतीकात्मक रूप में गोदान कर देती है कि भाई मैं गाय तो नहीं दे सकती पर ये कुछ रुपए दे रही हूँ, इसी को आप प्रतीक के रूप में मान लीजिए। प्रेमचंद यहाँ पे धार्मिक आडंबर दिखाना चाहते हैं, सामाजिक विडंबना जो है दोनों पर व्यंग करते हैं, ठीक है, कि कैसी है धार्मिक आडंबर है कि लोग अपनी जान तक दे देते हैं, एक संघर्ष हो जाता है उनके पूरे जीवन में, मर तक जाते हैं, जैसे होरी की बात चल रही है, केवल गाय को पालने के लिए। गाय जो है होरी की अपूर्ण आकांक्षा का प्रतीक है, यानी होरी जो है गाय खरीद तो लेता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती है कि वो उसका सुख नहीं भोग पाता। क्यों? क्योंकि जब वो गाय ले लेता है ना, तो उसके बाद समस्या ये आ जाती है कि अब उसके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो जाता है। अब कर्जे के लिए वो खेत में खेती भी करता है, दिन में मजदूरी भी करता है, दिन रात वो काम करता है, ठीक है। गाय मर जाती है, कर्ज बढ़ जाता है, और जीवन भर वो फिर गाय नहीं खरीद पाता। अंततः उसकी ये इच्छा जो है अधूरी ही रह जाती है। इस प्रकार गाय उसकी अपूर्ण आकांक्षा का सबसे सशक्त प्रतीक बन जाती है। अगला पॉइंट है, गाय से ही उपन्यास की कथा का आरंभ होता है, यानी कि जो ये उपन्यास है इसकी कहानी की शुरुआत ही गाय से होती है, क्योंकि होरी का क्या सपना होता है, वो एक गाय पालना चाहता है, ठीक है, यानी शुरुआत ही इससे होती है। गोदान की कथा का आरंभ ही गाय खरीदने की घटना से होता है। यदि गाय ना होती तो उपन्यास की मुख्य कहानी भी आरंभ नहीं हो पाती। होरी जो है एक भोला से गाय लेता है, ठीक है, यानी एक भोला नाम का व्यक्ति है, और उससे होरी क्या ले लेता है, गाय ले लेता है, लेकिन उसके पास उतने पैसे होते नहीं है, ठीक है। उसके बाद विवाद होता है, आगे की घटनाएं इसी से जुड़ी होती है, इसलिए गाय जो है कथा का प्रारंभिक आधार है। फिर गाय कथा को आगे बढ़ाने वाला मुख्य सूत्र, यानी गाय जो है इसके कारण ही हीरा जो है वो ईर्ष्या करता है और गाय को विष देकर मार देता है। इसके बाद पंचायत होती है, जुर्माना लगता है, पुलिस आती है, रिश्वत भी दी जाती है, और होरी के जीवन में आर्थिक संकट जो है वो बढ़ता जाता है, यानी उसका जो कर्ज है वो बढ़ता रहता है। इस प्रकार गाय एक घटना नहीं है बल्कि पूरे कथानक यानी जो पूरा कंटेंट है, पूरा जो उपन्यास है, उसको आगे बढ़ाने का एक प्रमुख माध्यम है। अगला पॉइंट है, गाय विभिन्न पात्रों को जोड़ने का माध्यम है। गाय के कारण ही भोला, हीरा, धनिया, गोबर, यानी जो उसका बेटा होता है उसका नाम गोबर होता है, ठीक है, और पंचायत, महाजन, दाता दीन, पुलिस, ये सारे जो पात्र होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं गाय के माध्यम से ही, ठीक है। सभी जो प्रमुख घटनाएं हैं वो किसी ना किसी रूप से किससे जुड़ी हुई है, गाय से जुड़ी हुई है। इस प्रकार गाय पूरे उपन्यास की कथात्मक एकता बनाए रखती है। फिर गाय किसान जीवन की आर्थिक त्रासदी को भी दिखाती है, यानी एक गाय प्राप्त करने के लिए होरी जो होता है कर्ज ले लेता है और कर्ज तले वो दब जाता है, यानी उसी कर्ज के बोझ में बढ़ते बढ़ते उसका पूरे परिवार को संकट में डाल देता है, ठीक है। महाजन, जमींदार, पुजारी, सरकारी तंत्र सभी क्या करते हैं, उसका शोषण करने लग जाते हैं। और गाय यहाँ किसान की आर्थिक व्यवस्था का भी प्रतीक बन जाती है कि कितना आर्थिक विवश हो जाता है वो केवल गाय को पालने के लिए। गाय जो है यथार्थ और प्रतीक दोनों स्तरों पे महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो सच्चाई जो है, सच्चाई के लेवल पे भी अगर हम देखेंगे तो गाय जो है ग्रामीण जीवन की सामान्य आवश्यकता है, क्योंकि गांव के लोग जो होते हैं अब उनको भाई दूध चाहिए होगा, तो गाय से उनको दूध मिल जाता है। लेकिन प्रतीकात्मक स्तर पर भी किसान के सपने, सम्मान और धर्म, संघर्ष और असफलता का भी प्रतिनिधित्व करती है कि होरी जो होता है बेचारा एक गाय के लिए पूरा जीवन अपना लगा देता है। इसलिए गाय केवल एक वस्तु नहीं है बल्कि उपन्यास की वैचारिक धुरी भी है, ठीक है, पूरा उपन्यास इसी के कारण जुड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कथात्मकता के संयोजन में गाय केंद्रीय भूमिका में, यानी प्रेमचंद ने गाय को केवल एक प्रतीक नहीं बनाया बल्कि पूरे कथानक को उसी के चारों ओर संगठित किया है, ठीक है। आरंभ में क्या होता है, आरंभ से लेके एंड तक अगर हम देखें तो गाय किसी ना किसी रूप में पूरे उपन्यास में आपको मिलेगी, ठीक है। यानी जब उसका बेटा आ जाता है, जब होरी की मृत्यु हो जाती है, बेटा आता है, फिर वो गाय के इर्द गिर्द उसकी कहानी घूमती है, फिर वो दूसरी गाय लाता है, ठीक है, पूरी कहानी ऐसे ही चलती रहती है। तो अंतिम समय में होरी की स्मृति में क्या रहता है, गाय ही रहती है, और गोदान की घटना उसी प्रतीक को पूर्ण करती है। इसलिए गाय उपन्यास की कथात्मकता को संयोजित करने यानी पूरे उपन्यास को जोड़ के रखती है गाय, ठीक है। गाय कथा को नियंत्रित करती है, उसको नया मोड़ लाती है कथा में, और अनेक पात्रों के चरित्र को भी खोलती है, और अंत में होरी की जो अधूरी आकांक्षा थी उसका प्रतीक भी गाय ही बन जाती है।
अब बात करते हैं निष्कर्ष की। हो सकता है आपको शायद समझ में भी ना आया हो कुछ, इसके लिए आपको पूरा उपन्यास पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जब तक उपन्यास नहीं पढ़ोगे ना तो आपको अंदर की कथा पता नहीं लगेगी, ठीक है। स्पष्ट है कि गोदान की गाय जो है केवल पशु नहीं है, बल्कि होरी के जीवन भर की एक अधूरी आशा या स्वप्न या इच्छा है, ठीक है। किसान की अस्मिता है। किसान गाय को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ के देखता है, धार्मिक विश्वास से जोड़ के देखता है और आर्थिक संघर्ष का प्रतीक के रूप में इसमें दिखाया गया है, ठीक है। पूरे उपन्यास को एक सूत्र में बांधने का काम होरी की गाय करती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देती है। और इस पूरे उपन्यास को, और इसमें गांव के किसान का जो संघर्ष है वो वाला जीवन भी दिखाया गया है। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल, ये जो उपन्यास है इसमें जो अंचल और आंचलिकता की अवधारणा है इसको स्पष्ट करते हुए इस उपन्यास के बारे में बताना है, ठीक है। देखिए मैला आंचल जो है ये किसी एक छोटे से क्षेत्र की स्टोरी है, ठीक है, कहानी है। तो जो रेणु जी हैं इनका मैला आंचल जो है ये हिंदी का प्रथम सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास है, यानी किसी एक छोटे से क्षेत्र के बारे में बताता है। इस उपन्यास में लेखक ने बिहार का जो पूर्णिया जिला है, ठीक है, छोटा सा क्षेत्र है ये, इस जिले का जो मेरीगंज अंचल है, अंचल मतलब एक छोटा सा क्षेत्र होता है, तो यहाँ का जो जीवन है, इस जगह की जो संस्कृति कल्चर है, यहाँ की जो लोक भाषा है, लोक विश्वास है, राजनीति है, यहाँ के जो सामाजिक संबंध है और इस जगह की जो आर्थिक समस्या है इसका बहुत ही यथार्थ यानी सच्चा चित्रण किया हुआ है। रेणु ने केवल किसी क्षेत्र का भौगोलिक वर्णन नहीं किया, बल्कि उस पूरे अंचल यानी पूरे क्षेत्र की आत्मा को शब्दों में पिरोकर जीवित कर दिया हमारे सामने। इसलिए जो मैला आंचल है ये आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास जो मतलब किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करता हो, ठीक है, तो इसमें सबसे सफल और बेस्ट उपन्यास माना जाता है। अंचल और आंचलिकता की अवधारणा, अंचल का अर्थ होता है किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, यानी कोई छोटा सा क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, वहां की बात चल रही है उपन्यास में, ठीक है, जिसकी अपनी कोई भाषा होती है, अपना एक संस्कृति होती है, अपनी रीति रिवाज है, अपना लोक जीवन है और वहां पे सामाजिक एक व्यवस्था होती है उस क्षेत्र में। तो आंचलिकता का मतलब है कि उस क्षेत्र के संपूर्ण जीवन का यथार्थ और आत्मीय चित्रण, ठीक है। यानी ये जो उपन्यास है मैला आंचल, ये एक आंचल यानी एक क्षेत्र के पूरे जीवन के बारे में बताता है। इसमें केवल प्रकृति का वर्णन नहीं होता, बल्कि वहाँ के जो लोग हैं उनका जीवन बताया गया है, उनके जीवन में जो संघर्ष है वो बताया गया है, वहाँ के जो लोकगीत हैं, वहाँ के त्योहार, वहाँ की बोली, वहाँ की मान्यताएं, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। अगला पॉइंट है मेरीगंज अंचल का सजीव चित्रण। तो रेणु ने उपन्यास में मेरीगंज को कथा का केंद्र बनाया है। यहाँ के खेत, नदियां, गांव, मौसम, बाढ़, सड़कें, बाजार, ग्रामीण वातावरण जो है इसका वर्णन किया है। यानी कि ये रेणु जी का जो उपन्यास है इसमें मेरीगंज नामक जो क्षेत्र है उसकी कथा है। वहाँ के खेत बताए गए हैं, वहाँ की नदियों के बारे में वर्णन है, वहाँ के गांव, वहाँ के मौसम, वहाँ पे बाढ़ आती है, वहाँ पे सड़कें, वहाँ पे बाजार, इन सब चीजों के बारे में चित्रण किया गया है, ठीक है। पाठक जो है स्वयं उस अंचल का हिस्सा बन जाता है, यानी इतना इंटरेस्टिंग तरीके से बताया कि अगर आप इस उपन्यास को पढ़ोगे तो आप ऐसा फील करोगे कि आप खुद मतलब खुद उसी क्षेत्र के आप व्यक्ति बन जाओगे। यही आंचलिकता की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यानी पाठक जो होता है वहां से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है। लोक भाषा और बोली का प्रभावशाली प्रयोग, उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसकी भाषा। अब रेणु ने हिंदी के साथ वहाँ की जो मैथिली लैंग्वेज है, वहाँ की भोजपुरी जो भाषा है, मगही भाषा है, अंगिका और स्थानीय जो बोली है उसके शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेज जो वहाँ पे बोली जाती है उन सबके शब्दों का इस्तेमाल खूब हुआ है। पात्र जो है, कैरेक्टर जो है उसी भाषा में बोलते हैं, यानी वहीं की लैंग्वेज में बात करते हैं जिस भाषा का प्रयोग वो वास्तविक जीवन में करते हैं, ठीक है। इससे उपन्यास में यथार्थ यानी बिल्कुल सच्चाई नजर आएगी, जीवंतता बढ़ जाती है, लगेगा कि हाँ ये रियल उपन्यास है, रियल कथा है। फिर लोक जीवन और लोक संस्कृति का चित्रण, यानी उपन्यास जो है इसमें ग्रामीण जीवन के सभी पक्ष दिखाई देते हैं। वहाँ पे कौन से लोकगीत हैं, वहाँ विवाह की क्या रस्में हैं, वहाँ पे मेले, पर्व, त्योहार, धार्मिक विश्वास, वहाँ के लोगों का अंधविश्वास, लोक कथाएं, ग्रामीण परंपराएं, ये सारी चीजें यहाँ से हमें पता लगती है इस उपन्यास से। रेणु ने इन्हें केवल सजावट के रूप में नहीं बल्कि ग्रामीण जो जीवन है उसकी आत्मा के रूप में प्रस्तुत किया है, ठीक है। आगे चलते हैं, ग्रामीण समाज की वास्तविक समस्याएं। अब मैला आंचल में बता रखा है कि केवल प्राकृतिक सौंदर्य ही उपन्यास नहीं होता, बल्कि गांव के लोगों की समस्या जैसे गरीबी है, अशिक्षा है, बीमारी है, जातिवाद, शोषण, बेरोजगारी, राजनीतिक जो भ्रष्टाचार है, ये सारी समस्या बताई गई है कि उस क्षेत्र में क्या क्या समस्या है। इससे उपन्यास जो होता है वो एक सामाजिक दस्तावेज का रूप ले लेता है, क्योंकि उसको एक सामाजिक दस्तावेज वहाँ के समाज की जानकारी दे रहा है ना, तो उसके लिए भी इसको यूज किया जाता है कि उस समय में वहाँ का समाज ऐसा रहा होगा।
फिर विविध पात्रों के माध्यम से पूरे अंचल का प्रतिनिधित्व, यानी उपन्यास में डॉक्टर जो प्रशांत जो हैं, कमली हो गई, बावन दास हो गए, तहसीलदार या किसान जो हैं, मजदूर, महाजन, साधु, नेता, सामान्य जो गांव के लोग हैं, ये सारे इसके कैरेक्टर हैं, पात्र हैं। ये केवल व्यक्तिगत पात्र नहीं है बल्कि पूरे गांव के समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि इसमें तहसीलदार भी है जो अमीरों का प्रतिनिधित्व करता है, किसान जो है गरीबों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। और प्रत्येक पात्र अपने अंचल यानी अपने क्षेत्र की सामाजिक जो वास्तविकता है उसको सामने हमारे लेकर आता है। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण भारत का चित्रण, यानी आजादी के बाद ग्रामीण भारत की क्या स्थिति रही है वो आपको यहाँ से पता लगेगा। यानी रेणु ने स्वतंत्रता के बाद के भारत की स्थिति को अपने उपन्यास में दिखाया है। लोगों को आजादी से बहुत आशाएं थी, लेकिन गांव में गरीबी थी, बीमारी थी, जातिगत भेदभाव था, ठीक है। राजनीतिक स्वार्थ जो थे वो पहले की तरह बने रहे। इस प्रकार उपन्यास जो है स्वतंत्र भारत की सामाजिक विडंबना का भी चित्रण करता है, यानी देश जरूर आजाद हो गया लेकिन समाज की समस्याएं वैसे की वैसी बनी रही। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकृति और मानव जीवन का गहरा संबंध। उपन्यास में प्रकृति केवल पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि खेत, वर्षा, बाढ़, धूप, नदी, ऋतुएं ग्रामीण जीवन को सीधे रूप से प्रभावित करती है। किसान का सुख दुख उसकी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रकृति स्वयं उपन्यास का एक महत्वपूर्ण पात्र यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। यानी उपन्यास में नेचर के बारे में, केवल प्रकृति के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं, बल्कि वहाँ के खेतों के बारे में, वहाँ की वर्षा, वहाँ पे बाढ़ जो आती है, वहाँ पे धूप, नदी, ऋतुएं, हर चीज के बारे में बताई गई बातें हैं, ठीक है। और आंचलिकता के साथ व्यापक मानवीय दृष्टि, यानी ये उपन्यास किसी एक क्षेत्र की कहानी है, फिर भी इसमें उठाई गई जो समस्या है वो पूरे भारत के ग्रामीण समाज की समस्या है। यानी केवल ये पूर्णिया जिले की बात नहीं है, पूरे भारत में किसी भी ग्रामीण समाज में चले जाओ हर जगह यही समस्या है, ठीक है। फिर मानवता, प्रेम, संघर्ष, सेवा, सामाजिक परिवर्तन और न्याय जैसे जो सार्वभौमिक मूल्य हैं वो इसे केवल आंचलिक नहीं रहने देते बल्कि राष्ट्रीय महत्व का उपन्यास बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरे देश में ये समस्या थी। अगला पॉइंट है मैला आंचल का मूल्यांकन देखते हैं समग्र। यानी मैला आंचल हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास में सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। इसमें स्थानीय रंग, वहाँ की लोक भाषा, वहाँ के लोक संस्कृति, वहाँ का ग्रामीण जीवन, सामाजिक यथार्थ, मानवीय संवेदना का समन्वय आपको देखने को मिलता है। रेणु ने आंचलिकता को केवल क्षेत्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे भारतीय ग्रामीण जीवन की व्यापक अभिव्यक्ति बना दिया है। इसलिए क्या होता है, उपन्यास जो है हिंदी साहित्य के अमूल धरोहर माना जाता है। लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है कि कहा जा सकता है कि मैला आंचल जो है आंचलिकता की अवधारणा को सबसे सशक्त रूप से, मजबूत रूप से प्रस्तुत करता है। ये सबसे सफल उदाहरण मान सकते हो क्योंकि ये सबसे बेस्ट आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसमें किसी एक गांव या क्षेत्र का केवल एक मतलब वर्णन भर नहीं है बल्कि पूरे संपूर्ण जो किसान का जीवन है, ठीक है, गांव के लोगों का जीवन है वो बताता है, ठीक है। यानी स्थानीय संस्कृति, भाषा, प्रकृति, जनजीवन, ये सब तो हमें पता लगता है लेकिन इसको राष्ट्रीय महत्व से जोड़ दिया गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है ठाकुर का कुआं। ये जो कहानी है इसके कथ्य का विश्लेषण करना है। ठाकुर का कुआं बहुत फेमस कहानी है, तो प्रेमचंद की जो ठाकुर का कुआं है हिंदी साहित्य की सबसे यथार्थवादी यानी सच्चाई दिखाने वाली कहानी है, सबसे बेस्ट कहानी मानी जाती है। ये कहानी भारतीय समाज की व्याप्त जाति भेद, यानी हमारे समाज में जो जाति भेद है, जो छुआछूत है, ठीक है, जो ऊंच नीच जो है वहाँ पे सामाजिक जो अन्याय है, दलितों का जो शोषण होता है, इसका बहुत ही मार्मिक यानी इमोशनल चित्रण यानी आपको रुला देने वाली कहानी है। कहानी का मुख्य कथ्य जो है केवल पानी की समस्या को नहीं बल्कि उस अमानवीय सामाजिक व्यवस्था का विरोध है इसमें, जिसमें मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर सम्मान और अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, ठीक है। ये केवल पानी से जोड़ के मत देखना बल्कि ये व्यक्ति के आत्मसम्मान से जुड़ी हुई कहानी है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से समानता, मानवता और सामाजिक न्याय का संदेश दिया है। कहानी का मुख्य कथ्य क्या है, कहानी का केंद्रीय कथ्य जो है जातिगत भेदभाव, सामाजिक शोषण है। यानी कहानी में मेन चीज क्या है, जातिगत जो भेदभाव होता है, समाज में जो शोषण होता है वो बताया गया है। फिर गंगी और उसका जो पति है जोखू, ये दलित समुदाय से है, इनके साथ जो शोषण होता है वो बताया गया है। उनके पास पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है क्योंकि उन्हें ऊंची जातियों के कुएं से पानी लेने का अधिकार नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इस छोटी सी घटना के माध्यम से लेखक जो है पूरे समाज की असमान जो व्यवस्था है उस पर प्रहार करते हैं कि समाज में कितना ज्यादा जाति को लेकर भेदभाव होता है। छुआछूत की अमानवीय व्यवस्था, यानी कहानी दिखाती है कि समाज में जो दलित लोग हैं, जो, ठीक है, वो मनुष्य के समान उनको अधिकार ही नहीं मिले हुए हैं। उन्हें सार्वजनिक कुएं से पानी लेने तक की परमिशन नहीं है। यदि वो ऐसा करते हैं तो उन्हें अपमान और दंड का सामना करना पड़ता है, ठीक है, उनको बेइज्जत किया जाता है, उनको सजा दी जाती है। प्रेमचंद इस व्यवस्था को अमानवीय और अन्यायपूर्ण बताते हैं, ठीक है, जो कि बहुत मतलब इमोशनल स्टोरी है। कभी आपको टाइम मिले तो आप इसको पढ़ना, ठीक है। गांव के समाज की एक मतलब सच्ची स्टोरी को दिखाता है। फिर पानी का प्रतीकात्मक महत्व, कहानी में पानी केवल पानी नहीं है
बल्कि जीवन, सम्मान, अधिकार और मानव जो गरिमा है इसका प्रतीक है। कि मानव की जैसे दलित लोग हैं जो कुएं से पानी लेना चाहते हैं, फिर उनके साथ जो अपमान के घूंट पीने पड़ते हैं, उनको उनको जो दंड मिलता है, वो सारी चीजों से जोड़ के बताया गया है। जिस समाज में किसी व्यक्ति को पानी तक से वंचित किया जाए, वहां सामाजिक समानता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक है, इसलिए जो कुआं है वो सामाजिक अधिकारों का प्रतीक बन गया है यहाँ पे। फिर गंगी का संघर्ष। गंगी कहानी की सबसे सशक्त पात्र है, कैरेक्टर है। वो अपने बीमार पति के लिए स्वच्छ पानी लाने का साहस करती है, क्योंकि उसका पति बीमार है, अब पानी चाहिए। वो साहस करती है, उसके मन में डर है और आत्मसम्मान भी है कि भाई वो आत्मसम्मान से जीना चाहती है, लेकिन उसके मन में भय है कि अगर पकड़ी जाएगी तो क्या होगा। वो जानती है कि पकड़ी गई तो अपमानित होगी, फिर भी पति की जान बचाने के लिए वो रिस्क लेती है। और उसका ये मानवीय संघर्ष जो है इस स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर जोखू की व्यवस्था। जोखू बेचारा बीमार है, गंदा पानी पीने से के लिए मजबूर है। उसकी व्यवस्था उस दलित समाज की व्यवस्था है जो अन्याय को सहने के लिए मजबूर होते हैं। उसकी स्थिति बताती है कि सामाजिक भेदभाव केवल सम्मान ही नहीं बल्कि जीवन को भी प्रभावित करती है, कि किस तरीके से वो गंदा पानी पी के बीमार रहता है और मरने तक की कगार पे पहुंचता है। ठीक है, फिर ऊंची जाति के समाज की मानसिकता। तो प्रेमचंद ने कहानी में दिखाया है कि ऊंची जाति के जो लोग हैं स्वयं स्वयं जो है नैतिक रूप से श्रेष्ठ नहीं है, यानी वह उतने अच्छे लोग नहीं है, फिर भी केवल जाति के आधार पे अपने आप को ऊंचा मानते हैं कि हम तो ऊंची जाति से हैं। दूसरी ओर दलित लोग हैं जो मेहनत करते हैं, ईमानदार हैं और उन्हें अपमान सहना पड़ता है, लेकिन इस मानसिकता की तीखी आलोचना वो करते हैं। ठीक है, प्रेमचंद जी। फिर सामाजिक यथार्थ का सजीव चित्रण, यानी ये जो कहानी है इसमें ये किसी कल्पना पे आधारित नहीं है, बल्कि तत्कालीन भारतीय समाज यानी उस समय का जो भारतीय समाज था उसकी वास्तविक चित्र प्रस्तुत करती है कि सच में ऐसा होता था। गरीबी, बीमारी, गंदा पानी, जाति वाला भेदभाव और भय, ये सभी स्थितियां जो है उस समय ग्रामीण समाज का एक सच्चाई थी, सच में ऐसा होता था। यही प्रेमचंद की यथार्थवादी दृष्टि है। फिर मानवता का संदेश। प्रेमचंद का मानना है कि मनुष्य की पहचान उसकी जाति नहीं बल्कि उसकी मानवता से है। ठीक है, यानी उसकी जाति से मत उसे पहचानो, बल्कि वो कैसे कर्म करता है, लोगों से कैसा व्यवहार करता है, इससे उसकी पहचान होती है। यदि सभी मनुष्य समान हैं तो पानी, शिक्षा, सम्मान और जीवन के अधिकार भी सभी के लिए समान होने चाहिए। कहानी इसी मानवीय दृष्टिकोण को यहाँ पे स्थापित करती है। फिर प्रेमचंद की सामाजिक चेतना। प्रेमचंद जो है केवल समाज की जो समस्या है उसका चित्रण नहीं करते, बल्कि समाज को सोचने के लिए भी मजबूर करते हैं। वो पाठकों के सामने, अपने जो पाठक हैं जो इस कहानी को पढ़ेंगे उसके सामने क्वेश्चन रखते हैं कि क्या केवल जन्म के आधार पर किसी मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित है, क्या ये सही है। इस प्रकार कहानी सामाजिक परिवर्तन की भी चेतना जगाती है, लोगों को जागरूक करती है। फिर कथ्य की वर्तमान प्रासंगिकता, यानी ये जो कहानी है स्वतंत्रता पूर्व भारत की है, यानी आजादी से पहले के भारत की है, फिर भी इसका कथ्य आज भी प्रासंगिक है। आज भी समाज में कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पे लोगों के साथ जातिगत भेदभाव होता है। आज भी सामाजिक असमानता है, संसाधनों पर असमान अधिकार जैसी समस्या आज भी देखने को मिलती है। इसलिए ये कहानी आज भी सामाजिक समानता और मानव अधिकारों की आवश्यकता का संदेश हमको देती है। ठीक है, लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है, यानी ठाकुर का कुआं जो है ये मुख्य कथ्य, इसमें क्या बताया गया, जाति का भेदभाव बताया गया, कैसे दलितों के साथ एक कुएं से पानी तक नहीं लेने दिया जाता है, साफ पानी। ठीक है, छुआछूत, फिर सामाजिक अन्याय और मानव जो समानता है इसकी स्थापना करता है। प्रेमचंद ने एक साधारण सी घटना के माध्यम से पूरे समाज को कि जो अमानवीय व्यवस्था है उसको उजागर किया गया है। गंगी का संघर्ष दिखाया गया है, कैसे वो अपने पति की जान बचाने के लिए पानी लाने का साहस करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूखा बरगद उपन्यास के कथ्य की विवेचना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये कहानी है, इसको देखते हैं। उपन्यास है, सॉरी। ठीक है, तो देखिए ये मंजूर एहतेशाम का उपन्यास सूखा बरगद जो है उस समय के जो हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसमें स्वतंत्रता और विभाजन के बाद भारतीय मुस्लिम समाज की मानसिक स्थिति, पहचान का संकट, बदलते सामाजिक मूल्य, पारिवारिक विघटन और सांप्रदायिक तनाव का यहाँ पे चित्रण किया गया है। यानी कि इसमें क्या है, आजादी जब देश को मिली, आजादी के बाद जब बंटवारा हुआ, उसके बाद मुस्लिम समाज की जो मानसिक स्थिति थी, ठीक है, और पहचान का जो संकट था, बदलते सामाजिक मूल्य थे, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। समाज में जो हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिक तनाव हो गया था उसका भी चित्रण मिलता है। तो उपन्यास का कथ्य जो है, यानी इसमें जो कथन है, जो मतलब मेन कंटेंट है, वो केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि बदलते हुए जो भारतीय समाज है उसकी, उसमें जो मुस्लिम समुदाय है, इसकी जो जटिल परिस्थिति है उसका विश्लेषण करता है। उपन्यास का मुख्य कथ्य क्या है, क्या बातें हैं इसमें मेन,
तो देखिए, उपन्यास का केंद्रीय तथ्य जो है वो भारतीय मुस्लिम समाज का पहचान का संकट है, क्योंकि देश का बंटवारा हो गया है, देश आजाद हो गया है, ठीक है, उस समय की बातें हैं। और मुस्लिम परिवार के साथ क्या है, पहचान का संकट है, उसके बारे में बताया गया। यानी स्वतंत्रता और विभाजन के बाद भारतीय मुसलमान जो थे, स्वयं को असुरक्षित और असमंजस की स्थिति में पाते हैं। वो ये समझने का प्रयास करते हैं कि बदलते भारत में उनकी भूमिका और पहचान क्या होगी। फिर विभाजन की मानसिक पीड़ा। यद्यपि कहानी जो है विभाजन के बाद की है, फिर भी जो बंटवारा हुआ था उसकी जो स्मृतियां यानी यादें हैं और पात्रों के जीवन को लगातार कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। उनके भीतर असुरक्षा का माहौल है, अविश्वास और भविष्य की चिंता बनी हुई है। लेखक ने इस मानसिक पीड़ा को बहुत ही संवेदनशील तरीके से अपने इस उपन्यास में हमें बताया है, ठीक है। फिर परंपरा और आधुनिकता का संघर्ष, यानी उपन्यास में पुरानी पीढ़ी अपनी परंपरा और धार्मिक मूल्यों को बचाना चाहती है, जबकि नई पीढ़ी जो है वो आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक सोच और नए जीवन मूल्यों को अपनाना चाहती है। यानी कि जो पुरानी पीढ़ी है वो अपनी परंपरा को बचाना चाहती है, जो धार्मिक मूल्य है उसको बचाना चाहती है, लेकिन जो नई पीढ़ी है वो मॉडर्न हो रही है, वो आधुनिक शिक्षा चाहती है, वैज्ञानिक सोच के साथ चाहती है और नए जीवन मूल्यों को अपनाना चाहती है। यही संघर्ष जो है इस उपन्यास का मेन कंटेंट है, ठीक है। अब बदलते पारिवारिक संबंध, यानी उपन्यास में जो एक जॉइंट फैमिली है वो कैसे धीरे धीरे टूटती हुई दिखाई देती है, उसके बारे में वर्णन है। परिवार के जो मेंबर होते हैं, इनके विचार, इनकी जीवन दृष्टि, इनकी प्राथमिकताएं जो है बदल जाती है जैसे जैसे मतलब परिवार के सदस्य बढ़ते हैं, ठीक है, उनकी अपनी अलग सोच होती है। इससे पीढ़ियों के बीच में क्या होती है, दूरी आ जाती है, यानी माता पिता फिर उनके बच्चे, उनके बीच में डिस्टेंस आ जाता है और पारिवारिक संबंध जो है वो कमजोर होने लगते हैं। सांप्रदायिकता की समस्या, यानी लेखक ने दिखाया कि सांप्रदायिक तनाव केवल राजनीतिक समस्या नहीं है, बल्कि सामान्य लोगों के जीवन को भी गहराई से प्रभावित करता है। हुआ क्या था कि सांप्रदायिक जो दंगे हो जाते हैं, तनाव हो जाता है, वो केवल राजनीति की समस्या के रूप में नहीं है, उससे आम लोगों का जीवन भी प्रभावित होता है, क्योंकि आम लोगों के परिवार के लोग भी उसमें मारे जाते हैं। फिर अविश्वास और एक डर का कारण जो है वो सामाजिक संबंधों में दूरी आ जाती है, ठीक है। अविश्वास और डर के कारण क्या होता है, सामाजिक संबंध खराब होने लग जाते हैं। फिर सामाजिक परिवर्तन का चित्रण, यानी उपन्यास में शिक्षा, राजनीति, शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली के कारण समाज में आने वाले जो परिवर्तन है इसका यथार्थ चित्रण किया गया है। पुराने मूल्य जो हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और नए मूल्य जो हैं यहाँ पे स्थापित हो रहे हैं, ठीक है। फिर व्यक्ति की पहचान का संकट, यानी उपन्यास के पात्र केवल सामाजिक संघर्ष नहीं झेलते बल्कि अपने भीतर भी संघर्ष करते हैं। वो ये समझने का प्रयास करते हैं कि उनकी वास्तविक पहचान धर्म से बनेगी, राष्ट्र से या आधुनिक जीवन से उनकी दृष्टि क्या है। अब समझिए, उपन्यास के जो कैरेक्टर है वो उनका केवल सामाजिक संघर्ष झेलते हुए उनको नहीं दिखाया गया, बल्कि ये भी दिखाया गया है कि अपने भीतर से भी संघर्ष, यानी उनके भीतर से भी वो संघर्ष कर रहे होते हैं। समाज में तो संघर्ष है ही, वो ये समझने का प्रयास करते हैं कि उनकी वास्तविक पहचान जो है धर्म से बनेगी, राष्ट्र से या आधुनिक जीवन से, जीवन दृष्टि से, ठीक है। वो ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि धर्म से उनकी अंदरूनी पहचान बनने वाली है या देश से या आधुनिक जीवन से। यही संघर्ष जो है इस कथ्य को गहराई प्रदान करता है। अब सूखा बरगद जो शीर्षक है इसको समझिए। सूखा बरगद जो है केवल एक पेड़ नहीं है, बल्कि उन पुराने सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक है, ठीक है। जो पुराने सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य थे, जो पुरानी परंपराएं थी, लोगों की जो पुरानी सोच थी, वो जो कि समय के साथ क्या है, अपनी जीवंतता खो रही है। बरगद कभी शक्ति, सुरक्षा और परंपरा का प्रतीक हुआ करता था, लेकिन अब सूख जाने के बाद बदलते समाज की टूटती मान्यताओं का संकेत कर रहा है, ठीक है। यानी जिस तरीके से परिवार टूटते हुए दिखाया गया है, उसी तरीके से सूखे बरगद को भी बताया गया है। फिर मानवीय दृष्टि और सह अस्तित्व। लेखक किसी एक समुदाय का पक्ष नहीं लेता, वो मानवता, सहिष्णुता, संवाद और पारस्परिक विश्वास का सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी लेखक किसी एक समुदाय का पक्ष नहीं ले रहे, ना तो वो हिंदुओं का ना ही मुसलमानों का, बल्कि वो मानवता, सहिष्णुता, संवाद और पारस्परिक विश्वास को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी मानवता होनी चाहिए लोगों के अंदर, सहिष्णु होने चाहिए दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे के प्रति, संवाद स्थापित करें, बातचीत करें और एक दूसरे पे विश्वास करें, वो इसको महत्वपूर्ण मानते हैं। उपन्यास का संदेश जो है वो समाज में शांति और विकास तभी संभव है, यानी ये संदेश क्या देता है कि समाज में शांति और विकास तभी हो सकता है जब सभी समुदाय क्या करें, आपस में मिलकर रहें। उपन्यास का समग्र मूल्यांकन। तो सूखा बरगद केवल मुस्लिम समाज का उपन्यास नहीं है, बल्कि बदलते भारतीय समाज का एक दस्तावेज है। इसमें पहचान का संकट दिखाया गया है, सामाजिक परिवर्तन यानी दो पीढ़ियों के बीच में जो परिवर्तन हो रहा है वो दिखाया गया है, सांप्रदायिक तनाव, दंगे भी दिखाए गए हैं, पारिवारिक विघटन के बारे में बताया गया है और मानवीय संबंध जो जटिल होते जा रहे हैं उसके बारे में बहुत ही सरल तरीके से आपको एकदम आसान भाषा में समझाया गया है, ठीक है। सरल भाषा, मनोवैज्ञानिक गहराई और यथार्थवादी दृष्टि आपको इस उपन्यास में देखने को मिलती है। निष्कर्ष क्या है, कहा जा सकता है कि सूखा बरगद जो है
ठीक है, ये पहचान के संकट को दिखाता है, परंपरा और आधुनिकता के संघर्ष को दिखाता है, सांप्रदायिक तनाव को दिखाता है, बदलते सामाजिक मूल्य, बदलते सामाजिक रिश्ते को दिखाता है। ठीक है, मंजूर एहतेशाम ने इस उपन्यास के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि समाज का वास्तविक विकास जो है केवल आर्थिक प्रगति नहीं है, बल्कि आपसी विश्वास भी है, समानता, सहिष्णुता है। ठीक है, अगर लोग एक दूसरे पे विश्वास करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, तभी समाज का विकास हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भोला राम का जीव कहानी की समीक्षा कीजिए। आप देखो, आपको ये वाली कहानी भी जरूर पढ़नी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, ये हरिशंकर परसाई जी के द्वारा रचित एक व्यंग है, यानी एक व्यंगात्मक कहानी है। इसमें जो करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है, उसको दिखाया गया है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हरिशंकर परसाई की भोलाराम का जीव जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक कहानी है, यानी ये सटायर है, एक तरीके से व्यंग करता है। इस कहानी में लेखक ने सरकारी जो हमारे डिपार्टमेंट होते हैं उसकी जो लाल फीताशाही है, यानी जो वहाँ पे रिश्वतबाजी है, काम को लेट करना, एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फाइल पहुंचाना, फिर तीसरे व्यक्ति, फिर चौथे व्यक्ति, पांचवें व्यक्ति, और हर कोई फाइल को आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत मांगते हैं, उस चीज को दिखाया गया है। ठीक है, इसमें भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, यानी लोग काम ही नहीं करना चाहते, सामान्य व्यक्ति की उपेक्षा कैसे होती है, इस पे व्यंग किया गया है। कहानी का जो कथानक है वो हास्यपूर्ण दिखाई देता है, आपको पढ़ के मजा आएगा, लेकिन आपको अंदर से सोचने के लिए मजबूर कर देगा। ठीक है, लेकिन उसके भीतर जो है सामाजिक व्यवस्था की गंभीर विसंगतियां भी आपको दिखाई देगी। परसाई ने व्यंग के माध्यम से ये दिखाया है कि भ्रष्ट व्यवस्था में एक साधारण व्यक्ति जो होता है, उसका जीवन और मृत्यु दोनों ही महत्वहीन हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, कहानी का कथानक देखते हैं। तो कहानी का मुख्य पात्र जो है वो है भोला राम। ये एक गरीब सरकारी कर्मचारी है, रिटायरमेंट हो चुकी है, बाद में उसे पेंशन नहीं मिलती। अब बेचारा आर्थिक संकट में जूझने लग जाता है, भूख के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। जब यमराज के दूत आते हैं उसके जीव को लेने, ठीक है, उसकी आत्मा को लेने, तो उसका जीव नहीं मिलता उनको। बाद में पता चलता है कि उसका जीव जो है वो सरकारी दफ्तरों में उसकी पेंशन की फाइलों के बीच में अटका हुआ है। अब जो यमदूत आते हैं वो उसको ढूंढने लग जाते हैं। फिर इसी कल्पनात्मक, ये जो मतलब जो स्टोरी है ये कल्पना वाली स्टोरी है। ठीक है, कल्पना बना रखी है, लेकिन बहुत तगड़ा व्यंग्य है, सरकारी डिपार्टमेंट की सच्चाई को दिखाता है। तो इस कल्पनात्मक घटना के माध्यम से लेखक ने पूरे प्रशासनिक तंत्र, यानी जो पूरा प्रशासन है, उस पे व्यंग किया है। ठीक है, हरसाई ये जो हरिशंकर परसाई जी जो हैं, इनसे बेस्ट व्यंग शायद कोई ना लिख पाए। ठीक है, इतनी बेहतरीन ये कहानी लिखते हैं। फिर कहानी का मुख्य विषय क्या है? कहानी का प्रमुख विषय जो है वो है करप्शन, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और सरकारी उदासीनता। सरकार ही काम नहीं करना चाहती, डिपार्टमेंट ही काम नहीं करना चाहते। ठीक है, भोला राम जो है बेचारा, उसका अधिकार जो है केवल इसलिए नहीं मिलता उसको, उसको पेंशन इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि सरकारी व्यवस्था जो है भ्रष्ट होती है, संवेदनहीन हो चुकी होती है। लेखक बताते हैं कि भ्रष्ट व्यवस्था जो है आम नागरिक का जीवन उससे छीन सकती है, मर जाता है बेचारा, लेकिन पेंशन नहीं ले पाता। लाल फीताशाही पर तीखा व्यंग, यानी कहानी का सबसे प्रभावशाली पक्ष है सरकारी जो डिपार्टमेंट होता है उसकी कार्यशैली, यानी उसका काम करने का तरीका। फाइल जो होती है एक मेज से दूसरे मेज पे घूमती है। अब देखो, लाल फीताशाही का मतलब क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति जाएगा, फाइल जमा करेगा, फिर वो दूसरे पे जाएगी, फिर तीसरे पे जाएगी, फिर चौथे व्यक्ति पे जाएगी, लास्ट में साइन होते हैं, तब अप्रूवल मिलता है। तो ये कई लोगों तक घूमती है और हर व्यक्ति क्या है, करप्ट है। तो फाइलें जो है वो घूमती रहती है, फिर भी काम पूरा नहीं होता। अधिकारी जो है नियमों का बहाना बनाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। यही स्थिति जो है भोला राम की मृत्यु का कारण बन जाती है। भ्रष्टाचार का चित्रण, परसाई ने संकेत किया है कि बिना रिश्वत के सरकारी काम आसानी से नहीं हो सकता है। ईमानदार और गरीब व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए भटकता रहता है, एक एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर। भोला राम का जीवन जो है इसी भ्रष्ट व्यवस्था की भेंट चढ़ जाता है। जीव की प्रतीकात्मक अर्थ, यानी कहानी में जीव जो है केवल आत्मा नहीं है, बल्कि मनुष्य के अधिकार को दिखा रखा है, अस्तित्व, उसके सम्मान का प्रतीक है। जब लेखक कहते हैं कि भोला राम का जीव जो है वो फाइलों में अटका है, तो उनका आशय है कि भ्रष्ट व्यवस्था ने उसे, उसके पूरे अस्तित्व को कैद कर लिया है, उसको मार दिया, उसको भूखा मार दिया बेचारे को, उसकी पेंशन नहीं मिली। ठीक है, कल्पना और यथार्थ का सुंदर समन्वय, यानी कहानी में यमलोक, यमराज, चित्रगुप्त जैसे पौराणिक पात्र का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि एक संदेश देता है कि कितना करप्शन है। ठीक है, ये कल्पनात्मक तत्व जो है इसके माध्यम से लेखक ने वास्तविक सामाजिक समस्या यानी करप्शन जो है उसको बहुत ही प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया है। फिर व्यंग शैली की विशेषता, यानी हरिशंकर परसाई की भाषा जो है सरल है, रोचक है, बहुत ही तीखी है। वे हास्य उत्पन्न करते हैं, ठीक है, लेकिन उसी हास्य के भीतर समाज की गंभीर समस्याओं को भी उजागर करते हैं। यानी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलेगी, आप हंसोगे इसे पढ़ के, लेकिन फिर समाज की गंभीर समस्या भी आपके सामने आएगी तो आपको रुला भी देगी स्टोरी। फिर ये उनकी व्यंग शैली का सबसे बड़ी विशेषता है। सामाजिक संदेश, कहानी ये संदेश देती है कि सरकारी व्यवस्था जनता की सेवा के लिए होती है, ना कि उनको परेशान करने के लिए। यदि प्रशासन ईमानदार और संवेदनशील ना हो, ठीक है, तो सामान्य नागरिक का जीवन कितना कठिन हो जाता है वो इसमें बताया गया है इस कहानी में।
कहानी की वर्तमान प्रासंगिकता, तो आज भी देखें तो आज भी ऐसा होता है। ठीक है, आज भी आप देखोगे इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। आज के समय में भी पेंशन और ये सरकारी योजना जो है, प्रमाण पत्र और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए लंबे समय तक लोगों को दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं। ठीक है, लोगों की चप्पलें घिस जाती है लेकिन काम नहीं करवा पाते, तो ये व्यंग आज के समाज पे भी लागू होता है। फिर कहानी का मूल्यांकन करते हैं। तो भोला राम का जीव जो है हिंदी की श्रेष्ठ व्यंग कहानी में से एक है। इसमें हास्य भी है, व्यंग भी है, कल्पना भी है, सामाजिक यथार्थ भी है, समाज की सच्चाई भी है। ठीक है, सबका ये प्रभावशाली समन्वय है। परसाई ने एक साधारण सी घटना के माध्यम से भ्रष्ट प्रशासन और लाल फीताशाही और जो मानवीय संवेदनहीनता है, इसकी बहुत आलोचना करी है। ठीक है, ये हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी स्टोरी मानी जाती है व्यंग के ऊपर। ठीक है, अब निष्कर्ष की बात करते हैं। भोला राम का जीवन केवल एक मनोरंजक व्यंग नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार के बारे में, लाल फीताशाही के बारे में, प्रशासनिक अकर्मण्यता के बारे में, आम नागरिक की जो पीड़ा है उसके बारे में एक असली सच्चा दस्तावेज है, जो हर किसी के साथ ये होता है। गंभीर मतलब गंभीर आपको कर देगा। अगर आप इसे पढ़ोगे ना तो आपको शुरू में मजा आएगा, हंसी आएगी, लेकिन बाद में आपको सीरियस कर देगा। और जब भोला राम जब मर जाता है बेचारा, तो आपको उसकी स्टोरी रुला देगी। अगला क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा की शिल्पगत विशेषताएं बताइए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित है ये बाण भट्ट की आत्मकथा। हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। इस उपन्यास में सम्राट हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे बाण भट्ट, उसके जीवन पर आधारित है ये। लेखक ने इतिहास और कल्पना का अद्भुत समन्वय करते हुए इसे आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसमें आपको इसके जो विषय वस्तु है, इसके साथ साथ शिल्प भी अत्यंत प्रभावशाली और मौलिक है। ठीक है, और हिंदी की ये श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासों में इसको गिना जाता है। अब समझिए क्या है इसमें। तो यह आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यानी उपन्यास की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो यही है कि ये आत्मकथात्मक शैली है। यानी आत्मकथा बताई गई है इसमें, उसी स्टाइल में लिखा गया है। पूरी कहानी स्वयं बाणभट्ट के प्रथम पुरुष यानी मैं के माध्यम से कही गई है। यानी मैं ये था, मैं वो था। इस पाठक को इससे मतलब क्या होता है, पाठक पढ़ने वाला जो है ऐसा फील करता है कि स्वयं बाणभट्ट जो है अपने जीवन की घटना सुना रहे हैं। ठीक है, स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं। ये शैली जो है उपन्यास को बहुत ज्यादा विश्वसनीय बना देती है, इंटरेस्टिंग बना देती है। इतिहास और कल्पना का बहुत ही सुंदर समन्वय है। यानी लेखक ने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इसे बनाया है, लेकिन जहां इतिहास मौन है वहां कल्पना का सहारा लिया है उन्होंने। और इस प्रकार इतिहास की प्रामाणिकता और साहित्यिक कल्पना दोनों का बैलेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। फिर वर्णनात्मक शैली, यानी हर चीज के बारे में, चाहे नगर हो, राजमहल हो, आश्रम हो, प्राकृतिक दृश्य हो, यात्रा हो, सबके बारे में वर्णन मिलता है, विस्तृत वर्णन मिलता है। इन वर्णनों से तत्कालीन भारतीय समाज का वास्तविक चित्र आपके सामने आता है कि उस समय का भारतीय समाज कैसा था। संवाद शैली की प्रभावशीलता, उपन्यास में जो पात्र हैं उसके बीच में जो स्वाभाविक और सार्थक संवाद है, यानी आपस में जो बातचीत होती है, ये संवाद केवल कथा को आगे नहीं बढ़ाते बल्कि पात्रों के स्वभाव, उनके नेचर को बताते हैं, उनके विचार, उनकी मानसिक स्थिति को भी दिखाते हैं। ठीक है, संवादों के कारण उपन्यास जो है बहुत ज्यादा जीवंत हो जाता है, रियल लगता है। फिर चरित्र चित्रण की कलात्मकता, यानी लेखक ने बाण भट्ट, हर्षवर्धन, निपुणिका, भट्टिनी और अन्य जो कैरेक्टर हैं, इनके अत्यंत प्रभावशाली और मनोवैज्ञानिक तरीके से इनका चित्रण किया है, बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है। प्रत्येक पात्र, हर एक कैरेक्टर के अपने गुण हैं, अपने व्यवहार हैं, अपना एक विचार है। ठीक है, इसलिए वो अलग पहचान रखता है हर एक कैरेक्टर। फिर चरित्र का क्रमिक विकास भी उपन्यास के शिल्प को मजबूत बना देता है, सशक्त बना देता है। भाषा की भाषा और उसकी शैली की विशेषता, यानी उपन्यास की भाषा जो है संस्कृत निष्ठ है, तत्सम शब्द ज्यादा मिलेंगे, साहित्यिक और परिष्कृत हिंदी में मिलती है। ठीक है, लेकिन जहां पे आवश्यक है वहां पे सरल भाषा भी प्रयोग की गई है, सहज भी हो जाती है ये सरल भाषा के कारण। लेकिन मुहावरे, लोकोक्तियां, सूक्तियां और अलंकारों का भी यहाँ पे आपको सुंदर प्रयोग दिखता है। ठीक है, लेखक जो है उन्होंने क्या करा है, मुहावरे भी यूज किए हैं। केवल तत्सम भाषा, सरल भाषा या ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि मुहावरे, लोकोक्तियां, सूक्तियां, अलंकार, सबका प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता है। सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण, उपन्यास का शिल्प केवल घटनाओं तक सीमित नहीं है। लेखक ने तत्कालीन जो भारतीय संस्कृति है, जो धर्म था, उस समय की जो शिक्षा थी, कला, संगीत, सामाजिक जीवन, सबके बारे में डिटेल में यहाँ पे बताया है। इसीलिए जो पाठक है वो स्वयं को उस युग में पहुंचा हुआ महसूस करता है। मनोवैज्ञानिक प्रस्तुति, लेखक ने पात्रों के बाहरी कार्यों के साथ साथ उसके मन के विचार, भावना और दुविधाओं के संघर्ष का भी सूक्ष्म चित्रण किया है। ठीक है, लेखक जो थे उनके जो बाहरी कार्य हैं वो तो बताया है, फिर लेखक के मन के जो विचार है, मन में जो विचार आते हैं, उनकी जो फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, उनकी जो दुविधा है, उसको भी बताया गया है। ठीक है, इससे पात्र और ज्यादा स्वाभाविक हो जाता है और जीवंत बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दार्शनिक और चिंतनशील शैली।
तो उपन्यास जो है इसमें कई स्थानों पर जीवन के बारे में, धर्म के बारे में, संस्कृति, प्रेम, कर्तव्य और मानवता से संबंधित गंभीर विचार प्रस्तुत किए हैं। अगर आप उपन्यास को पढ़ोगे तो जीवन के बारे में, धर्म के बारे में, कल्चर के बारे में, प्रेम के बारे में आपको विचार मिलते हैं, तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। ठीक है, इससे उपन्यास केवल ऐतिहासिक कथा नहीं रह जाता, बल्कि एक चिंतनशील कृति बन जाता है कि आपको चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब इसका समग्र मूल्यांकन करते हैं, यानी बाण भट्ट की आत्मकथा का शिल्प अत्यंत मौलिक और कलात्मक है। आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, इतिहास और कल्पना का समन्वय, प्रभावशाली संवाद, इन सब का सजीव वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है, यानी बाण भट्ट की आत्मकथा अपनी आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, यानी लगता है कि बाण भट्ट खुद लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये उनके द्वारा नहीं लिखा गया। इतिहास के बारे में, कल्पना के बारे में, सबका संयोजन इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत ही सजीव लगता है, चित्रण बहुत अच्छा लगता है और हिंदी की ये बेस्ट रचनाओं में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चीफ की दावत, इसका प्रतिपाद्य बताइए, क्या इससे आपको सीखने को मिलता है। तो भीष्म साहनी की प्रसिद्ध कहानी है चीफ की दावत, ये आज के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है। ठीक है, इसमें जो लेखक है वो मध्यम वर्गीय समाज के दिखावे की प्रवृत्ति, जो आज के समय में लोग दिखावा करते हैं, स्वार्थ करते हैं, अवसरवादी हो गए हैं, पश्चिमी मानसिकता को अपनाए जा रहे हैं, इसका इन्होंने इसका मतलब बताया है इसके बारे में कि कैसे ये हमारे पारिवारिक मूल्यों का अंत कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कहानी का मुख्य प्रतिपाद। कहानी का मुख्य प्रतिपाद यह है कि स्वार्थ और पद प्रतिष्ठा, इसकी जो लालसा है, यानी आज के समय में व्यक्ति स्वार्थी है, पद चाहता है और लालची तो हो चुका है, उसे पोस्ट चाहिए बस। इसमें आधुनिक मनुष्य जो होता है अपने पारिवारिक संबंधों और नैतिक मूल्यों की कैसे उपेक्षा करने लगता है, ये बताया गया है। सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए वो अपने ही परिवार के सदस्यों को सम्मान देने के बजाय उन्हें बोझ समझने लगता है, इस कहानी में दिखाया गया। बहुत इमोशनल स्टोरी है। ठीक है, फिर कहानी में आधुनिक मध्यम वर्ग जो है उसकी मानसिकता को दिखाया गया है, जिसमें लोग जो होते हैं वो अपने अधिकारी को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं ताकि वो उसको प्रमोशन दे दे। ठीक है, ताकि वो प्रमोशन दे दे उसको, मतलब लाभ के लिए वो आत्मसम्मान तक को भुला देते हैं। दिखावे और आडंबर पर व्यंग, लेखक ने दिखाया कि समाज की वास्तविक प्रेम और आत्मीयता की अपेक्षा दिखावे और बाहरी चमक दमक को अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, यानी जो समाज में जो प्रेम है, जो आत्मीयता है, जो सच्चाई है, वो नहीं दिखाया, बल्कि जो दिखावा है, जो चमक दमक है, चीफ की दावत जो है, चीफ की दावत जो है वो इसी दिखावटी संस्कृति का प्रतीक है। पारिवारिक मूल्यों का ह्रास, यानी कहानी का एक महत्वपूर्ण प्रतिपाद यह है कि आधुनिक जीवन में बुजुर्गों का सम्मान कम होता जा रहा है, जैसे वो अपनी माता का सम्मान नहीं करता है इस स्टोरी में। ठीक है, जहां तक माँ से लाभ मिलने की संभावना नहीं होती उसे इग्नोर किया जाता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसी माँ का उपयोग सम्मान पाने के लिए भी किया जाता है। फिर भारतीय संस्कृति और मानव संवेदना, यानी भीष्म साहनी ने संदेश देते देते हैं कि सच्ची महानता जो है वो पद या धन या बाहरी दिखावे में नहीं है, बल्कि मानवीय संवेदना में है, परिवार के प्रति सम्मान रखने में है, नैतिक मूल्यों में है। कहानी जो है भारतीय पारिवारिक संस्कृति की महत्ता जो खो रही है, ठीक है, उसके बारे में बताती है कि कैसे लोग अपने माता तक का सम्मान करना बंद कर देते हैं। तो चीफ की दावत का प्रतिपाद में क्या है, स्वार्थ है, अवसरवाद है, दिखावे की प्रवृत्ति है, मध्यम वर्गीय मानसिकता है, पारिवारिक मूल्यों का पतन जो होता है उस पर तीखा व्यंग है। तो ये देखने को आपको इसमें मिलता है। तो यहाँ पे अपनी ये वीडियो खत्म हो जाती है। माफ करना, मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ, पर आपका एग्जाम एक ही दिन बचा हुआ है, इसलिए मैं बहुत जल्दी बना रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को 2 बार देख लीजिए पेपर से पहले। ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ठीक है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।